Hello everyone. Today we are going to start a very new topic and one of the devotional topic I would say. Devotional इसलिए क्योंकि आपने नाम इसका सुना है. It is called Ohm's law. ठीक है. Ohm's law you have already studied about this. हाँ वही आप जो सोच रहे हैं क्लास 10th वाला Ohm's law. क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप चीज़ों को पढ़ोगे कि आप ऑलरेडी इनको थोड़ा बहुत इनसे आप मिल चुके हैं, इनको जान चुके हैं, थोड़ा बहुत इनसे आप हंस खेल चुके हैं. तो ओम्स लॉ एज एवरीवन नोज द डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ दैट द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू एनी कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है. तो मैं स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि स्टेटमेंट आपको हर जगह बुक में दिख जाएगा. मैं डायरेक्ट आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और मैथमेटिकल लिखकर डायरेक्ट आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्योंकि इसको आपको स्टेटमेंट रटना पड़ेगा और स्टेटमेंट आप बिना रटे इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. अभी आप ये जो आप लिखे हैं फॉर्मूला उसको देखिए अच्छे से और उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट बोला जाएगा उसको आप इससे रिलेट कर दीजिए. उसके बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक इसको देखने के बाद वो जो डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग या स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इजी हो जाएगी. ये स्टेटमेंट आपको अगर याद है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अभी मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक यही कुछ होता है. थोड़ा सा इधर उधर मिल जाएगा आपको बट ये आपका है मेन कंटेंट. तो इसको हम तुरंत पुराना पैटर्न इसको हटाते हैं, R लगाते हैं तो हमको एक फार्मूला मिल जाता है V इज इक्वल टू आई आर. ठीक. V इज इक्वल टू आई आर. ये सिंपल फार्मूला है किसके लिए? ओम्स लॉ का. बहुत ही बेहतरीन छोटा सा फार्मूला है और इसी फार्मूले का यूज़ करके जैसे मैंने आपको कैपेसिटेंस में पढ़ाया था Q इज इक्वल टू सी बी वैसे ही आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है. तो इस फार्मूले तक तो सब अच्छा होता है, अच्छी लगती चीज़ें. जो 12th में आपको वर्ड कंफ्यूज करते हैं वो होता है ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. भाई कोई उसमें नई चीज़ नहीं है, वो आपको बताया जा चुका है, आप उसको समझ चुके हैं. बस एक ग्राफ आपको दिखा दिया जाता है, उससे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो जो कि गलत बात है. चलिए यहाँ से R इज इक्वल टू वी बाई आई लिख सकते हैं. ठीक. R इज इक्वल टू वी बाई आई. इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको 10th क्लास में कराया जाता है इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये सही है. क्योंकि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया जाएगा किसी वायर के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज किया जाएगा किसी वायर के थ्रू तो आपका R जो है इसका रेशियो, R इज द रेशियो ऑफ V एंड I. तो अगर V चेंज होगा तो I चेंज होगा और जिस रेशियो में V चेंज होगा उसी रेशियो में I चेंज होगा. मान लीजिए ये आपका VI कर्व है. ये VI ग्राफ आपको बड़ा ही परेशान करने वाला कर्व है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है. आप अगर ध्यान दें इसको तो ये VI कर्व है. मान लीजिए किसी पॉइंट पहले से 0 0 था, सब कुछ नील था. ये ग्राफ ऐसे दिख जाता है और आपकी परेशानी शुरू हो जाती है. जी ये आपका जो है ये ग्राफ, इसको आप वर्ड सुने होंगे ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर. तो ये ओमिक कंडक्टर के ग्राफ होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. दे ओबे द ओम्स लॉ. डेफिनेशन यहीं से आती है कि दोज कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ उनका ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, कर्व ऊपर या नीचे कहीं भी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आपका कहीं रैपिड चेंज हो जाता है करंट में या रैपिड चेंज करने में पोटेंशियल चेंज करने में करंट उतना फ्लो नहीं करता है. बट यहाँ पर जो है इस ग्राफ में इट इज़ द ग्राफ ऑफ ओमिक, इट इज़ नॉन ओमिक. तो सिंपली ओमिक क्या होते हैं? जिसमें ओम्स लॉ वैलिड होता है. विच ओबे द ओम्स लॉ, विच डू नॉट ओबे वो हो जाता है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर. बस यही है. इसी को VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. सिंपल. अब वो देखिए थोड़ा सा फील करिए. ये थीटा है. अच्छा इसका स्लोप भी आपको क्या देगा? इसी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? R. ठीक है. tan थीटा, जो कि हर जगह थीटा आपका सेम रहेगा तो हर जगह
आर भाई सेम रहेगा ना, किसी वायर का रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा नहीं बार बार कि थोड़ा देर वो ज़्यादा देर रेजिस्टेंस लगाएगा फिर कुछ देर बाद रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो ओमिक है तो ये मान लीजिए इसका 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट, तो ये हो गया 4/2। तो वैसे ही अगर ये 6 वोल्ट पे लगा रहे हो तो यहाँ पे 3 एम्पियर, ये देखिए। अगर 8 वोल्ट लगाया आपने तो यहाँ पर 4 एम्पियर। तो इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 आएगा। ये चीज़ आपको समझनी होती है बस कि ये कांस्टेंट है, ठीक। ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस इसका किसी वायर का कांस्टेंट है, क्योंकि वो ओमिक है। और नॉन ओमिक में कई चीज़ें वैरी करती हैं जो कि हमको आपको नहीं डिस्कस करना है, अभी ओमिक कंडक्टर के बारे में ज़्यादा जानना है। तो इस फॉर्मूले को अभी देख लीजिए। और आगे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से R की जो डेफिनेशन है, R = V/I, ये फार्मूला आपको R की डेफिनेशन देता है। इसमें से दोनों लगभग सारी चीज़ें आप जानते हो। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। R क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सारे चीज़ें इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, I। इसकी यूनिट होती है आपकी, सॉरी इसको डिनोट करते हैं V से, I से। इसकी यूनिट क्या होती है आपका? वोल्ट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और R की यूनिट क्या होती है आपका? क्या होता है? ओम, ठीक है। तो यही से स्टार्ट कर देते हैं हमारा अगला टॉपिक भी। ओम्स लॉ के बाद R पे बस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, फिर और आगे देखते हैं। R रेजिस्टेंस। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो जीवन में आने वाले सारे उतार चढ़ाव ही हमारे अवरोध होते हैं। सिंपल वही चीज़। तो जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे लिए अवरोध हैं या हमारे ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं। तो इलेक्ट्रॉन के जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। हिंदी में, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। हमारे जीवन में आती हैं ऑब्स्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के जीवन में आते रहते हैं रेजिस्टेंस। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेजिस्टेंस, या फिर हिंदी में प्रतिरोध। जो कि इलेक्ट्रॉन को सफल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी सफल नहीं होते अपने इरादों में। इलेक्ट्रॉन को बढ़ने से जो रोकते हैं, मतलब कि रास्ते में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे मान लो ये वायर है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके रास्ते में मुश्किलें पैदा करता है कौन? रेजिस्टेंस। सिंपली हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पथ पर या रास्ते में आए हुए सारे भी ऑब्स्टिकल, सारी भी बाधाएं क्या कहलाती हैं? रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस के बेस पे मैं आपको बताऊं, आपको सुपर कंडक्टर बताया जाना, वर्ड सुना होगा आपने। सुपर कंडक्टर का केस यही है कि ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो। और अगर आपको याद हो, आप घर में बैटरी चार्ज करते हैं तो आप बैटरी नहीं चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप ग्लूकॉन-डी पिलाते हैं। वो कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन चलते चलते थक जाता है और रास्ते में लड़ाई भिड़ाई करते हुए अपनी ऑब्स्टिकल रेस, जैसे आपने देखा ना ऑब्स्टिकल रेस होता है, फिजिकल एजुकेशन में आपको पढ़ाया जाता है कि बीच बीच में आपको जंप करके ऑब्स्टिकल पार करना होता है, तो उसमें ज़्यादा थकान लगती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल ही रेस हो जाएगी, उसमें थकना ही नहीं रहेगा उसको। और एक बार आप चार्ज कर दोगे तो सुपर कंडक्टर ऐसा है कि जीवन भर आपके यहाँ लाइटें और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपने क्या हटा दिया? ऑब्स्टिकल, रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। स्टिल साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। अभी आपको क्या जानना है कि रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर में कम होता है, तो इसीलिए हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इंसुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ में। चलिए, ये आपका हो गया। अच्छा, इसकी डिपेंडेंसी होती है, ये लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, R = एक और इसका फार्मूला होता है, R = ρL/A। मैं दोनों चीज़ें यहीं पर बता दूं। यहाँ से तो ये आपका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 ओम। ये तो इसकी डेफिनेशन वाला फार्मूला हो गया। ये इसका मेन फार्मूला है जो कि आप ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ेंगे। R = ρL/A। इसका मतलब कि ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है आपको बुक्स में, ये चीज़ पहले दिखेगी, फिर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कौन सी एरिया होती है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A, ये इसकी
लेंथ कंडक्टर की, तो इन पे डिपेंड करता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा रो कहाँ से आया देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, आपको याद वही करना है, एल बाई ए। तो वही पुराना पैटर्न, हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी तो कांस्टेंट लगाते हैं, और ये रो क्या होता है अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये सारा एकदम गोल गोल घूम के सारी चीज़ें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे आपको अटक जाएंगी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। भाई ज़्यादा ऑब्स्टिकल रेस की रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बीच में ऑब्स्टिकल भी ज़्यादा आएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ गया तो कम हो जाएगा, और ये अगर छोटा है तो ये रेजिस्टेंस छोटा है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों भाई, देखिए अभी मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें से होके जाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की करके जाएंगे धीरे से किसी तरह खिसकते हुए, लेकिन अभी इसी को हम बड़ा कर दें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आराम से खिसक जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगी तो कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये फार्मूला रेजिस्टिविटी। चलिए रेजिस्टिविटी भी मैंने कहा, इस पर बात आके रुकी है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे, किस मटेरियल का आपने वायर लिया है। हर मटेरियल की फिक्स होती है, एक टेबल बुक्स में दिखेगी आपको, उसको आप चाहें तो याद कर लें, बहुत ज़्यादा इच्छा हो याद करने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उससे। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस फार्मूले के बेस पर, और इस फार्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा सबको। रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ विच वायर इज मेड। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आपको लगता है कि अपना सा लग रहा है, दोनों कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो आपकी गलती होती है, दोनों अलग चीज़ें हैं। मैंने अभी बताया है, बार बार बताई पूरे लेक्चर में, तब भी आप ना समझो तो दैट्स योर प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में ओम्स लॉ का डेफिनेशन, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, प्लस रेजिस्टेंस के दोनों फार्मूले। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व करेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर हो जाएगा, सीरीज और पैरेलल, जिस पे मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम वेस्ट किया होगा 10th में। ओके, सो समराइज ऑल दीज टॉपिक्स and make proper notes using the refresher book and all whatever you are having. Okay, thank you.